पिछले भाग में हमने ये देखा कि क्रिकेट का खेल भारत में कैसे आया। अब हम देखेंगे कि क्रिकेट भारत में लोकप्रिय कैसे हुआ। इसके लिए हमने क्रिकेट की भारत में लोकप्रियता के 12 पायदान पहचाने हैं। सन 1877 और 93 के बीच मुंबई में पारसी टीम की पहल और सफलता के बाद मुंबई क्षेत्र में मजहबी आधार पर अन्य टीमें भी उभरने लगीं। मुंबई क्षेत्र लगभग एक शताब्दी तक भारत में क्रिकेट का गढ़ बना रहा। 1890 के दशक में गुजरात की एक रियासत नवानगर यानी आज के जामनगर के राजकुमार रणजीत सिंह जी वो पहले प्रमुख खिलाड़ी थे जिन्होंने इंग्लैंड जाकर वहां की टीमों में क्रिकेट खेला। रणजीत सिंह जी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 56.37 के औसत से 24,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए और 72 शतक लगाए। उन्होंने 133 विकेट्स भी लिए। वे लगभग 4 साल ससेक्स क्लब की टीम के कप्तान रहे। इसके अलावा वे इंग्लैंड की टीम में शामिल भी हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी जड़ा। इंग्लैंड में उनके हजारों फैंस बने। इसी वजह से अंग्रेजों का भारतीय क्रिकेटरों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। रणजीत सिंह जी को भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। 20वीं सदी के पहले चरण में रणजीत सिंह जी के भतीजे दलीप सिंह जी ने भी इंग्लैंड जाकर वहां की टीमों में क्रिकेट खेला। इन्हीं दोनों के नाम पर सन 1934-35 में पटियाला महाराज ने रणजी ट्रॉफी शुरू करवाई थी और 1961 में बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी शुरू करवाई थी। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा भी इसी घराने से हैं। सन 1909 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग उपनिवेशों में शाही खेल के रूप में क्रिकेट के प्रचार प्रसार के लिए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ यानी आईसीसी। इसके बाद ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों की तरह ही भारत में भी अखिल भारतीय क्रिकेट टीम बनी और ये टीम सन 1911 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह की कप्तानी में इंग्लैंड खेलने गई। वहां इसने अलग अलग काउंटी टीम्स के विरुद्ध खेलते हुए 23 में से केवल 2 ही मैच जीते। भारत में क्रिकेट के प्रचार प्रसार के लिए सन 1928 में एंथोनी डी मेलो और उनके बॉस आर.ई. ग्रांट गोवन ने पटियाला महाराज भूपिंदर सिंह और सारी प्रांतीय टीमों की शिमला में एक बैठक करवाई जिससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का गठन हुआ यानी बीसीसीआई। इन्हीं एंथोनी डी मेलो ने एशियन गेम्स यानी एशियाड खेल शुरू करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। बीसीसीआई के प्रयासों से भारत में क्रिकेट लोकप्रियता का पहला पायदान चढ़ा। 1926 में भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट की मान्यता मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1931 में इसे टेस्ट क्रिकेट टीम के रूप में मान्यता मिल गई। मजा देखिए, 33 करोड़ भारतीयों में एक खेल का सारा नियंत्रण इंग्लैंड में। 1932 में लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय टीम ने अपने पहले कप्तान सीके नायडू की कप्तानी में इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेला और बुरी तरह से हार गई। अब आप ही बताइए, भारत में कोई विदेशी टीम कबड्डी मैच खेलेगी तो उसका क्या हाल होगा। सन 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और उसकी टीम भी अलग हो गई। भारत की रियासतें भी भारतीय गणराज्य में विलीन हो गईं। अब राजा महाराजा नहीं रहे, जो भी थी वो जनता थी। 1932 से लेकर 52 तक भारतीय क्रिकेट टीम अपने शुरुआती दौर में कभी कोई मैच नहीं जीती। 20 साल लगातार हारने और मैच ड्रॉ करवाने के बाद 1952 में चेन्नई के टेस्ट मैच में पहली बार टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत का स्वाद चखा। कप्तान थे विजय हजारे, जिनके तो नाम में ही विजय थी। बरसों के सूखे के बाद पानी की एक बूंद भी अमृत जैसी लगती है। इस जीत से भारत में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसे आप भारतीय क्रिकेट की लोकप्रियता का दूसरा परवान कह सकते हैं। उसके बाद अगले 20 साल यानी बचे हुए 1950 और 60 के दशक में भारतीय क्रिकेट में लगातार सुधार होता गया और उसने कई मैच जीते। अब क्रिकेट साहबों का खेल नहीं रह गया था, इसमें जनता की खुलकर भागीदारी होने लगी थी। इस कालखंड में 4 बेहतरीन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी, बीएस चंद्रशेखर, ईएस प्रसन्ना और एस वेंकटराघवन की चौकड़ी और 4 महान बल्लेबाज मंसूर अली खान पटौदी उर्फ नवाब पटौदी, दिलीप सरदेसाई, अजीत वाडेकर और गुंडप्पा विश्वनाथ भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए और उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से जनता का दिल जीत लिया। 1969 में महान बैटिंग ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज खेलने आए, जिन्होंने अगले दशक में कई कीर्तिमान स्थापित किए। इस तरह से क्रिकेट की लोकप्रियता भारत में तीसरा परवान चढ़ी। इस बीच अंग्रेजों के राज का भी सफाया हो गया। उन्हें अफ्रीका के लगभग सारे देश छोड़कर भाग जाना पड़ा और 1964-65 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल बन गई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1971 का साल भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल है। इस साल एक दिवसीय मैचों की शुरुआत हो गई,
जिसमें 5 दिनों तक ऊँघते हुए उबासियां लेते हुए मैच देखते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। दिन भर में 60 ओवरों की पारी में फैसला हो जाता था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी ओडीआई से तो क्रिकेट की लोकप्रियता को तो मानो पंख ही लग गए। ये था चौथा पायदान। 1971 में ही भारत ने इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में जाकर जीत दर्ज की। देसी भाषा में कहें तो घर में घुसकर मारा। इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज उस जमाने की सबसे बड़ी टीमें हुआ करती थीं। इनको इनके देश में हराना एक बहुत बड़ी खबर थी। इन दो मैचों ने भारत में क्रिकेट की धुरी ही बदल दी। वेस्ट इंडीज की जीत से उभरा एक सितारा, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, जिन्होंने वेस्ट इंडीज की धरती पर अपना पहला मैच खेला। गावस्कर अपने टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, जो टेस्ट मैचों में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। 16 साल के अपने करियर में इन्होंने उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा 34 शतक लगाए। 21 साल के गावस्कर अचानक से जनता के लाडले बन गए। उनकी लोकप्रियता की वजह से इंग्लैंड के दौरे को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला। गावस्कर तो सीरीज में चले नहीं, लेकिन लोग क्रिकेट को ध्यान से देखने लगे। इसके बाद अगले साल जब इंग्लैंड की टीम भारत आई तब भी गावस्कर नहीं चले, लेकिन जनता मैच देखती रही। फिर आने वाले मैचों में गावस्कर और विश्वनाथ की सलामी बल्लेबाजी क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ने लगी। इनकी जोड़ी नंबर 1 कहलाने लगी और भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ी। ये था भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का 5वां पायदान। फिर एक दिवसीय क्रिकेट यानी ओडीआई के दौर में सन 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया, जो वेस्ट इंडीज ने जीता। टूर मैचों में केवल 2 या 3 टीमें ही आपस में खेलती थीं, लेकिन वर्ल्ड कप में दुनिया के अलग अलग देशों की टीमें खेलने आती थीं। इससे क्रिकेट की लोकप्रियता अनेक देशों में पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। ये था 6वां पायदान। अब और भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में जुड़ने लगे। 1976 में दिलीप वेंगासकर, एक कमाल के बल्लेबाज, टीम में आए। सन 1978 में 17 साल के प्रतिबंध के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने जा रही थी। भारत पाकिस्तान के मैच किसी विश्वयुद्ध से कम नहीं होते, तो 1978 के पाकिस्तान दौरे को मीडिया ने खूब उछाला। जबरदस्त पब्लिसिटी मिली, लेकिन इस सीरीज में भारतीय टीम बुरी तरह से हार गई। फिर भी इस सीरीज से एक ऐसा सितारा उभरा जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। ये थे कपिल देव निखंज। अगले साल जब पाकिस्तानी टीम भारत में खेलने आई तो कपिल देव ने इमरान खान की पाकिस्तानी टीम की धज्जियां उड़ा दी। अब कपिल देव दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाने लगे और आज तक गिने जाते हैं। कपिल देव के आने से भारतीय क्रिकेट का रुख रक्षात्मक न होकर आक्रामक हो गया। क्रिकेट को इतना मशहूर करने में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म यानी खेल पत्रकारिता ने एक अनोखी भूमिका निभाई। अखबार और पत्रिकाओं के दबे छिपे पन्नों से निकालकर सुर्खियों में लाने का काम खेल पत्रकारों ने ही किया। ये था क्रिकेट की भारत में लोकप्रियता का 7वां पायदान। 1982-83 के दौरे में सुनील गावस्कर की कप्तानी में पाकिस्तान गई भारतीय टीम 3-0 से सीरीज हारकर लौटी। अब कोई ज्यादा जोशीला और आक्रामक कप्तान चाहिए था, तो कपिल देव को आने वाले 1983 के वर्ल्ड कप खेलने जा रही टीम का कप्तान बनाया गया। अब तक भारतीय टीम में एक और अनोखे ऑलराउंडर आ गए थे, रवि शास्त्री, और एक सलामी बल्लेबाज आए, क्रिस श्रीकांत। ठीक इसी समय भारतीय समाज में एक अनोखा परिवर्तन आया जिसने आज भी देश के बच्चे बच्चे को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। वो है टेलीविजन यानी टीवी। 1982 में दिल्ली में एशियाड खेल यानी एशियन गेम्स हुए। उसके लिए घर घर में टेलीविजन लगाए गए। एशियाड तो 2 हफ्तों में ही खत्म हो गए, लेकिन टीवी के व्यसन का, टीवी की लत का सारा फायदा मिला क्रिकेट को। 1983 में इंग्लैंड में तीसरा वर्ल्ड कप हुआ। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में भारतीय टीम बुरी तरह से हारती आ रही थी। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, बस टीवी चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से कुछ हुआ। कपिल देव की करिश्माई कप्तानी में भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीतती चली गई और उसने फाइनल में पिछली 2 बार की चैंपियन रही वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप उठाकर सबको हैरान कर दिया। क्रिकेट के खिलाड़ी महीने भर में फिल्मी सितारों जैसे चमक उठे। ध्यान रखिएगा कि इन खिलाड़ियों के पास इंग्लैंड में अपना मनपसंद खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन केवल 1 महीने के घोर संघर्ष में उन्होंने एक खेल की किस्मत ही बदल दी। यह था भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का 8वां और सबसे अहम पायदान। इस विषय पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है। अब टेस्ट मैच की जगह वर्ल्ड कप क्रिकेट की जान बन गई। इसके कुछ ही समय बाद भारतीय टीम में 2 और धुआंधार बल्लेबाज शामिल हुए, मोहम्मद अजहरुद्दीन
और नवजोत सिंह सिद्धू। लोगों को अगले वर्ल्ड कप का इंतजार था, जीतेगा भाई जीतेगा के नारों के साथ। हालांकि सफलता लोकप्रियता का आधार जरूर है, लेकिन जंगल में मोर तो नाचते ही रहते हैं। और भी खेलों के वर्ल्ड कप होते रहते हैं, मगर हमें हवा तक नहीं लगती। इसलिए खेल पत्रकारिता में किसी एक ही खेल के दबदबे का नुकसान बचे हुए सभी खेलों को होता है, और ये हुआ भी है। तो जरूरी है कि सफलता दिखाई भी दे और लोगों की समझ में भी आए। दोनों वर्ल्ड कप्स के बीच के इन 4 वर्षों में गावस्कर ने क्रिकेट के महानायक, सबसे महान बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन का 29 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ डाला और सबसे ज्यादा शतक बनाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट तक 10,000 रन बना डाले। उधर कपिल देव गेंदबाजी के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। जनता दांतों तले उंगलियां दबाकर उनके कारनामे देखती थी। तभी वर्ल्ड कप को लेकर एक विवाद हुआ कि सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही क्यों होने चाहिए। इस पहल के पीछे एक हाथ था जगमोहन डालमिया का। इस सवाल पर भारत और पाकिस्तान एक साथ एक मंच पर आ गए और उन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप को भारत पाकिस्तान में कराने का मौका झपट लिया। टीवी की मौजूदगी में विश्व चैंपियन भारत में दुनिया भर की टीमें खेलने आ रही थीं। अब की बार खिलाड़ी नहीं सितारे खेलने जा रहे थे। भारतवर्ष की धरती पर वो भी वर्ल्ड कप मैच। कैसा समारोह रहा होगा, जरा सोचकर देखिए। रिलायंस ने इस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था और इसका भरसक प्रचार भी किया गया। इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान अपने अपने ग्रुप की टेबल पर तो सबसे ऊपर रहे, मगर दोनों ही सेमीफाइनल में हार गए। फाइनल में फिरंगी आपस में टकराए और एलन बॉर्डर की ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के लिए पहला कप उठा लिया। लेकिन भारतवर्ष की धरती पर हुआ इतना बड़ा समारोह जनता के दिलों दिमागों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया। तो ये था क्रिकेट की भारत में लोकप्रियता का नवा पायदान। इसके कुछ ही समय बाद गावस्कर रिटायर हो गए और क्रिकेट की लोकप्रियता कपिल देव के सहारे जिंदा रही। अगले कुछ वर्षों में सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले भी मैदान में आ गए। सचिन की शुरुआत बहुत धीमी हुई। आज अगर वो इस तरह से शुरुआत करते तो शायद उन्हें इतने मौके नहीं मिल पाते। लेकिन एक प्यारे से बच्चे को खेलता देखकर दर्शक मोहित हो जाते थे। 5वां वर्ल्ड कप हुआ 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। टीवी पर लोग आंख गड़ाकर देखते रहे कि शायद अब की बार फिर से वर्ल्ड कप आ जाए, लेकिन वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले गया। इसके कुछ समय बाद कपिल देव ने भी संन्यास ले लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को परिभाषित करने वाले किसी एक चेहरे की जरूरत थी, और ये कमी पूरी की सचिन तेंदुलकर ने। सचिन क्रिकेट की लोकप्रियता के नवे पायदान पर आए थे पारसी टीम के लंदन जाकर क्रिकेट खेलने के लगभग 100 साल बाद। उनके आते आते क्रिकेट को इतनी हवा मिल चुकी थी कि उन्हें लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ने में कोई विशेष समस्या नहीं आई। उनकी जमकर ब्रांडिंग भी हुई। केवल सचिन ही नहीं, 1983 और 93 के बीच के इस एक दशक में क्रिकेट को जनता के दिलों की धड़कन बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। तो सचिन खुद ही क्रिकेट की भारत में लोकप्रियता के 10वें पायदान बन गए। यहाँ 2 हाथों से ताली बजी। अगर क्रिकेट को इतना ध्यान नहीं दिया जाता तो सचिन किसी को नजर भी नहीं आते, और अगर सचिन एक के बाद एक रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ते तो क्रिकेट की लोकप्रियता भारत में आगे की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती।